Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Exam Arc, a one-stop solution for general studies. I hope you all are doing great and I expect कि आपको इस सीरीज से बेनिफिट मिल रहा है. Please do not forget to subscribe this channel for more such educational content. आज हम पढ़ने जा रहे हैं Inheritance of the Nationalist Movement. So let's begin with today's lecture. Inheritance of the Nationalist Movement का मतलब ये कि क्या हमारी लेगेसी रही है नेशनलिस्ट मूवमेंट की, क्या हमने रिसीव किया है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से. नेशनल मूवमेंट मतलब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल. ओके. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली जो असेंबली उसको बनाती है उसका प्रोडक्ट नहीं होता है, उसका आउटपुट नहीं होता है. ठीक है. और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि बहुत ही ज्यादा डाइवर्स थी, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाइवर्स थी, तो वहां पे कितने सारे ओपिनियंस होते, तो वहां पे एक कंसेंसस पे रीच करना तो काफी डिफिकल्ट टास्क होता. तो ऑब्वियसली किसी ना किसी बैकग्राउंड कॉन्सेंसस की तो जरूरत थी, जिससे जो मेन प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पे एक कंसेंसस बन पाई. ठीक है. कोई स्टैग्नेशन नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम तक 3 साल के बाद बनाया गया, विच मीन्स कि एक बैकग्राउंड कॉन्सेंसस थी डिस्पाइट एक बहुत डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होने के बाद भी. ठीक है. कहते हैं कि जब हम लॉन्ग स्ट्रगल जो हमारी रही है इंडिपेंडेंस के लिए, उसी दौरान इन प्रिंसिपल्स को भी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिंसिपल रहने चाहिए, उन पे डिटरमिनेड डिस्कशन, उन पे डिटरमिनेड डिबेट्स होते रहे. ठीक है. जैसे आप सभी ने सुना होगा कि कांग्रेस के सेशंस होते थे. ठीक है. उन सभी सेशंस में ये सारी चीजें डिस्कस होती थी कि जब हम इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारी गवर्नेंस कैसी होगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा. ठीक है. क्या हमारी गवर्नमेंट की शेप होगी, क्या हम किस टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म होगी हमारी, विल इट बी अ फेडरल गवर्नमेंट और अ यूनिटरी गवर्नमेंट. ठीक है. आगे पढ़ेंगे हम ये कौन से वैल्यूज हम अपहोल्ड करेंगे, फंडामेंटल राइट्स हो या नहीं हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो या नहीं हो, कौन कौन सी ऐसी इनइक्वालिटीज है जिनसे हम ओवरकम करेंगे. ठीक है. जो अभी ब्रिटिश रूल में इनइक्वालिटीज है, क्या ऐसी इनइक्वालिटीज है, या हमारी सोशल इनइक्वालिटीज है, क्या ऐसी ऐसी इनइक्वालिटीज है जिनसे हम उभर कर आएंगे. तो ये सारी जो है इन पे एक डिटरमिनेट डिबेट्स होते गए, और फिर फाइनली जो इन सभी को हमने समराइज किया, इन सभी को हमने कंसोलिडेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. तो अगर हम देखें द बेस्ट समरी जो इन प्रिंसिपल्स पे है, बेसिकली जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान ही लाई गई, 1946 में, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो है इसको 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने उनको प्रेजेंट किया था. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को. और ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी फिर इवेंचुअली बेस बना हमारी प्रियम्बल का. ठीक है. जो प्रीफेस है, प्रियम्बल इज द प्रीफेस है ना, प्रियम्बल जो है वो प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेस बना, वो हम आगे पढ़ेंगे ऑब्वियसली. तो जे ऐसे कह रहे हैं कि जो हमने प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी पढ़ा है ना, कि सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमने पढ़ा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली सम अप है, किया गया है हमारे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से ही, या वो इंस्पायर है, इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. ठीक है. जवाहरलाल नेहरू ने जो दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो दिया था. तो बेस्ड ऑन दिस रेजोल्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इसको इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दी. इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मलाइज करना. ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देना. ठीक है. फंडामेंटल जो कमिटमेंट्स थी हमारी, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवेरियनिटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी आइडियोलॉजी है. ठीक है. विश्वकर्मा जो हम हिंदुस्तान को बोलते हैं. ठीक है. विश्व गुरु जो बोलते हैं, दैट इज आवर कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी. हम लोग बिलीव करते हैं इंटरनेशनल पीस में. ठीक है. जैसे हम बोलते हैं कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम. ठीक है. तो ये हमारी फिर फाइनली इन ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, इन सभी जो हमने एस्पायर एस्पायर किया था इतने टाइम तक, इनको फाइनली क्या मिला, इनको फाइनली एक आइडेंटिटी मिली इन द फॉर्म ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन इन सभी को मिला. ठीक है.
मतलब बैकग्राउंड कंसेंसस का, जैसे मैंने आपको बोला, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक बैकग्राउंड कंसेंसस का होना जरूरी था, ऐसे ही नहीं पॉसिबल था। अदरवाइज हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बहुत ही ज्यादा डाइवर्स थी। तो वो बैकग्राउंड कंसेंसस कब मिली हमें? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और ये जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, और फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको एक कंक्रीट शेप दी। ठीक है, तब तक वो सब चल रहा था डिबेट में, फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको एक कंक्रीट शेप दी। तो फिर हमने ये भी पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जो फिर बेस बने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, और सम अप किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, इंस्पायर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रीएम्बल, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic, है ना? तो ये कीवर्ड्स हमने वहीं से डिराइव किए बेसिकली। आगे बढ़ेंगे अब। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के? इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ठीक है, जैसे हमने बोला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ठीक है, सोवरेन और ये सेक्युलर वर्ड काफी लेट ऐड हुए बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1976। ठीक है, तो उस अमेंडमेंट के जरिए इनको ऐड किया गया। इंडिपेंडेंट, अगेन, सो इंडिपेंडेंट का भी मतलब है सोविनियन। एक्सटर्नल हमारी इंटरफेरेंस नहीं चलती थी। ठीक है, हमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ अर्सवाइल होता है प्रीवियस ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, ऑब्वियसली इंडियन स्टेट्स, ऑब्वियसली, एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट एज ऑफ विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन। जैसे प्रिंसेस स्टेट्स का हम पढ़ेंगे ना आगे, एक सेशन हुआ था, ये 12th क्लास में हम पढ़ेंगे। प्रिंसी स्टेट्स का एक सेशन हुआ था फिर इंडियन यूनियन के साथ, और आधे ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान को चुना था कि इंडिया का यूनियन जो है हम भी शैल बी, लाइक शैल का मतलब होता है मस्ट भी। तो ये जरूरी है हिंदुस्तान का यूनियन जो होगा, जो कि ब्रिटिश की ऑलरेडी टेरिटरीज, जो हमारी खुद की स्टेट्स थी, और वैसी जो टेरिटरीज चाहती हैं हिंदुस्तान में आना, तो वो भी हमारी यूनियन का पार्ट बनेगी। ठीक है, टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनॉमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइन्ड टू और वेस्टेड इन द यूनियन। ठीक है, ये फेडरलिज्म की बेस है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है ना कि सेंटर अलग होगा, स्टेट्स भी ऑटोनॉमस होंगे। सिर्फ वो ऐसे सब्जेक्ट्स जो जिन पे सेंटर ऑल पावरफुल है, उन पे सेंटर अपना लेजिस्लेट करेगी और अपने ऑर्डर्स वगैरह बनाएगी। ठीक है, ये फेडरलिज्म की बेसिस है। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ sovereign and independent India and this constitution shall flow from the people. See, this is the key word here, flow from the people, which means we the people of India. We the people of India. We the people of India. It should flow from the people. ठीक है, all people of India shall be guaranteed and secured social, economic, and political justice, equality of status and opportunity, and equality before law, and fundamental freedoms of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association, and action, subject to law and public morality। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे अपने प्रियम्बल में भी। सेम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये कीवर्ड यू नो सेम रिपीट है वहां पे। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये भी है वहां पे। फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप तक ये भी है वहां पे। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी, ये हम देखेंगे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, द माइनॉरिटीज बैकग्राउंड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकग्राउंड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडुकेट सेफगार्ड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जैसे कि हमने ऑब्वियसली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजंस रखे हैं, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए, इनके लिए हम पढ़ेंगे शेड्यूल 6 एंड 7, इनके लिए है। डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडुकेट, हम देखेंगे कि इन पे एक तो रिजर्वेशन है, ऊपर से इनके लिए कुछ जो इनकी कमीशंस हैं, और भी बहुत सारी प्रोविजंस हैं इनके लिए, लाइक एक्ट्स, तो वो हम देखेंगे। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट इज sovereign राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइजेशन। मैंने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हाईलाइट किया है इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब जो आपकी टेरिटरी है उसमें आप सोवेरियन हो, वहां आपकी किसी भी नेशन की, किसी भी एंटिटी की मनमानी नहीं चलेगी, या वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड वेलफेयर, अभी जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, हमारी जो इंडियन कल्चर का ये हमेशा से एक डिटर्मिनेशन रहा है, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंटरनेशनल पीस और वेलफेयर के लिए। ठीक है, ये हम
देखेंगे भी आगे, हम पढ़ेंगे भी इस चीज को। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। तो ये कहते हैं थर्ड फैक्टर है जो इफेक्टिवनेस इंश्योर करता है किस चीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस जो इंश्योर करता है वो है बैलेंस होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मैंने अभी जब प्रियम्बल पढ़ा, लाइक उसकी पहली लाइन, तो वहां पे मैंने बोला डेमोक्रेटिक है हम, तो कमिटेड है लोगों के वेलफेयर के लिए ऑब्वियसली। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इवॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग, बहुत ज्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड किया किस चीज, ताकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में एक बैलेंस लाया जाए। हमने फिर अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री और फेडरल अरेंजमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पे लेजिस्लेचर होता है, वो होता है अकाउंटेबल टू द, सॉरी, एग्जेक्टिव होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे एग्जेक्टिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड फेडरल अरेंजमेंट क्या होता है, जहां पे यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखा गया, डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, विच इज फेडरलिज्म, ठीक है। तो कहते हैं कि जब ये सब चीजें हम मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करने के लिए सोच रहे थे ना, तब हमने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस लिए अदर कंट्री से, हमने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई उस चीज में, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लाए बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से भी, ठीक है। इसको इसीलिए बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को और कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर बोलते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बैग ऑफ बोरोवर्स, ठीक है, या द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ बैग ऑफ बोरोवर्स, विच मीन्स कि इन्होंने सारी चीजें जो है बोरो की है, मैक्सिमम चीजें बोरो की है, ठीक है। ये हम लेकिन इसके बाद हम आंसर पढ़ेंगे इस चीज का कि क्यों हम लेकिन ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वर्ड्स में पढ़ेंगे इसका आंसर, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ब्लाइंड इमिटेशन, या जैसे यहाँ पे इनमें लिखा है स्लेव्स इमिटेशन नहीं थी, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑब्वियसली उस वो सारी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस बने थे दुनिया में, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनी थी, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब हमारे सामने आए थे, उनको पढ़ना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, या उनके अच्छे अच्छे एलिमेंट्स लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो वो तो ऑब्वियसली इंटेलेक्ट को ही हम देंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स थे उन वो तो बहुत इंटेलिजेंट थे जिन्होंने लाई वो सारी चीजें। अभी वी हैव द मतलब द बेस्ट सर्विंग कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो वो जो अभी चल रहा है उसमें हमने कोई अभी, जैसे हमने एग्जाम्पल देखी नेपाल की, जैसे हमने एग्जाम्पल देखी हमारी नेबरिंग बाकी पाकिस्तान एंड ऑल की, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ज्यादा इधर उधर लाइक चेंज करनी पड़ी, कितनी ज्यादा उनको, कितनी बार उनको कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाना पड़ा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी वैसा ही है, तो ऑब्वियसली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने बेस्ट पॉसिबल प्रोविजन भी तो लाए हैं ना, जो जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे पास स्लेविश इमिटेशन नहीं थी, उन्होंने देखा कि क्या हमारी यहाँ पे रेलेवेंट होगा, क्या नहीं रेलेवेंट होगा, तभी तो अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी देखा कि क्या हम इंडियन प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशन जो थे, इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पे, इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इंडिया की सोशल रियलिटी क्या थी, उसको सूट करते हुए उन्होंने प्रोविजंस लाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन assembly that instead of being parochial in its outlook could take the best available everywhere in the world and make it its own, ठीक है। मेक इट देयर ओन मीन्स की पैरोकियल नहीं थी, लोकल नहीं थी कि बस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 10-15 साल उन्होंने लगा दिए, तो फिर बाद में ये भी पता चला कि नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने देखा कि दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आ रहा है, तो वो उन्होंने लिया, और वो क्या हम सूट कर सकते हैं इंडिया की प्रॉब्लम्स के लिए, तो इंडिया की प्रॉब्लम के लिए तो डेफिनेटली उन्होंने वैसे ही अडॉप्ट किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, was it a borrowed constitution, then why could we not have a constitution that does not borrow anything from anywhere else? इसका जो जवाब है हम देंगे ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वर्ड्स में, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर वी कैन एवर come across and we can write, जब भी हमें लिखना होगा तो we can write this and we can quote डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। One likes to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world. The only new thing, if there can be any, in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the failures and accommodate it to the needs of the country. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इतना लेट जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में बन रहा है, अब हमारी हमें आजादी मिली 20th सेंचुरी में, तो 20th सेंचुरी में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो क्या हमें लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि
ये तो बैग ऑफ बोरोस है, ओरिजिनलिटी लॉ। दुनिया के मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशंस बन चुके हैं, दुनिया की हर कोई नेशन, ऑलमोस्ट हर कोई नेशन इंडिपेंडेंट है। तो कुछ ही नेशन, जैसे कुछ अफ्रीकन नेशन थी जो जो भी कॉलोनीज थी और इंडिया थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं। अमेरिका को आजादी मिली 18th सेंचुरी में। तो इतने जब उनने बहुत पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो सेंचुरी से उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो हम क्यों अभी, अगर हमारे पास मतलब इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, सक्सेसफुली रनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम क्यों अपनी कुछ नया करने के लिए अपने लोगों का ना सोचे, कुछ ना करे। तो हम, ऑल वी कैन डू इज, हम वही देखिए कि क्या क्या वर्किंग फीचर्स हैं, जो कि बेस्ट फीचर्स हैं ऑल द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लाएं। और फिर ये देखिए क्या उनकी गलती रही होगी, क्या उनके फेलियर्स रहे होंगे, उनको हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ना दोहराए। तो दिस इज द बेस्ट आंसर ऑब्वियसली, है ना। ऐसा नहीं कि हम कोई पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे तो फिर हम, फिर हम सोचते कि नहीं ओरिजिनलिटी ला। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था कि दुनिया की तमाम कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, अब बस हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनने बाकी थे, तो हम क्यों कुछ ओरिजिनल करने के लिए कुछ अपोजिट ही करते। ठीक है ना। दिस इज द आंसर। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या प्रोविजंस बोरो करें। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट में इलेक्टोरल सिस्टम होता है, जो भी जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, इसमें मेथड्स ऑफ इलेक्शन में ये मेथड ऑफ इलेक्शन होता है, जो जिसमें क्या होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल 100 वोट्स है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहां पे कैंडिडेट्स 15 है, अगर एक एक कैंडिडेट को 20 वोट्स आएंगे, उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी का विनर बना देंगे। ठीक है, इसमें कोई मेजोरिटी नहीं है कि 100 में से 50 लाओ, तब ऐसा नहीं। जिसको मैक्सिमम वोट्स आएंगे, वो चाहे 20 हो कितने हो, तो उसको, दिस द फर्स्ट पास, हु पास द पोस्ट फर्स्ट, ठीक है, कौन पहले पोस्ट को पास करेगा, दैट विल बी द विनर। और ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने देखा, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल होती है टू द लेजिस्लेचर। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये हम देखेंगे, दिस इज एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स कि नथिंग इज बियॉन्ड एंड अबव लॉ। ठीक है, इट मीन्स कि आर्बिट्ररीली किसी की गवर्नेंस नहीं चलेगी, लॉ हर किसी पे अप्लाई करेगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, ये हम देखेंगे, स्पीकर क्या होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का, और क्या रोल है उसका। लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी कि बिल्स वगैरह जो पास होती है, ये सारी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन ली। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमने लिया, राइट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी उनकी जो हमारी फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, वो हमने यूएस चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स से ली। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मैंने आपको रेफरेंस दिया था एक बार, आर्टिकल 13 में, ऑल दो एक्सक्लूसिव नहीं, बट एन आइडिया दिया है जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल 13 में। ठीक है, वो मतलब क्या होता है, आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को हम स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजंस को लाइक उनको उनसे छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, कि जुडिशरी विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि प्योरली फेडरल नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज क्वाजी फेडरल। ये टर्म दी गई थी, केसी वेयर ने दी थी टर्म। उसका मतलब ये होता है कि फेडरल सिस्टम तो हमारा है, लेकिन वहां पे सेंट्रल स्ट्रांग है स्टेट से। ठीक है, रेजिडुअल पावर्स, आप देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि लिस्ट हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इस पे सेंट्रल पावर ये लॉज बना सकती है, स्टेट इसमें लॉ बना सकती है, इसमें दोनों। ठीक है, तो रेजिडुअल पावर्स होते हैं जो फिर इन लिस्ट में नहीं आते हैं, तो उस पे सेंटर बना सकते हैं। तो ये फीचर्स है जो सेंटर को ऑल पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, अब हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे। कंक्लूजन में ऑब्वियसली यही है कि जो हमारी नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी नेशन की फंडामेंटल वैल्यूज और जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो लोग शेयर करते हैं, वो उसको रखा गया हो। और ये ट्रिब्यूट है टू द विजडम एंड फोरसाइट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि अभी तक जो है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इसमें फंडामेंटल वैल्यूज को इंस्टिल किया, और जो हमारी एस्पिरेशन थी उनको। ठीक है, आज हम देखेंगे तो हमारा मोस्ट इंटीग्रेटली, लाइक मोस्ट कम्प्लेक्सली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है, और मतलब इतना ज्यादा टाइम तक वो सर्वाइव कर रहा है, मींस लिविंग रियलिटी है। ठीक है, अदरवाइज इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन पेरिश हो गए, जैसे मैंने बोला आपको, नेपाल, पाकिस्तान और इतनी सारी कंट्रीज है जिनने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बदला, फिर नया लाया, बदला, नया लाया, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, ऑल्दो हम बैलेंस, ऑब्वियसली ये बैलेंस होती है बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने आपको बोला कि चेंजिंग रियलिटीज के साथ हमें तो चेंज भी होना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये एक यूनिक डॉक्यूमेंट है और एग्जाम्पलर है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जैसे साउथ अफ्रीका के लिए फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि साउथ अफ्रीका को अराउंड 1990s में इंडिपेंडेंस मिली, तो उसमें तो उनके लिए एक एग्जाम्पलर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
तो यस, तो 3 इयर्स में जो है उसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ भी हैफेजार्ड और टेंटेटिव अरेंजमेंट्स लाए। हमने 3 महीने जो 3 साल जो हमने लगाए, जो मैंने आपको बोला था 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, उसमें हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट पॉसिबल बनाया जो कि अकोमोडेट करेगा एस्पिरेशंस लोगों की। ठीक है, बहुत अरसे तक, और अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इस चीज के बारे में डिटेल में इसी चैप्टर, इन्हीं बुक के चैप्टर्स में, इसी बुक के चैप्टर्स में। तो that's all for today's lecture. I hope you understood it, and keep watching this channel, keep subscribing, and thank you